आप कुछ मत करो, आप क्यों उठाने लगे फिर? बिना किसी दवा के, इंजेक्शन के डॉक्टर साहब डिस्क प्रॉब्लम ठीक करते हुए नज़र आ रहे हैं। और मैंने ऐसे हजारों लोगों को ठीक किया, हजारों लोगों को, और 10-10 मिनट में रिजल्ट देता हूँ मैं। 10 मिनट शारीरिक कसरत या योगा कह लीजिए आप, इसके द्वारा ये ठीक कर रहे हैं। इसे क्या कहेंगे, एक्यूप्रेशर डॉक्टर साहब? ये एक्यूप्रेशर विधि के द्वारा डॉक्टर साहब आप पैर उठाओ मत, रखो, पाँव उठाकर उंगलियों को दबाकर, अपनी इनकी विधि है उसके द्वारा जहाँ पे ले जा तो जाने दो, डिस्क प्रॉब्लम को ठीक कर रहे हैं। ये सज्जन डिस्क प्रॉब्लम से परेशान रहे लंबे समय तक, और अब एक ही बार में धीरे धीरे इन्हें राहत मिल रही है, थोड़ा थोड़ा करके नहीं, वो तो ठीक हो चुका है, मैं तो अपने तरफ से कर रहा हूँ, बढ़ती चली जा रही है। अब इधर करवट ले लो, इस तरफ उल्टा, इधर इस तरफ, आप इधर आ जाओ। अब इस पैर को मोड़ो, ताकत बार बार ताकत लगाने लग जाते हो, दिमाग यूज मत करो। इसको सिलो करो, हाथ ऐसे करो, ऐसे बांध दो हाथ, कोनी कोनी पकड़ना, कोनी कोनी, उधर देखो, इधर देखो, इधर घूमो, इधर सांस को रोके, सांस नॉर्मल करो, शरीर को ढीला छोड़ो, आवाज आया यहाँ से, इधर इधर सिर पे शरीर को ढीला छोड़ना होता है, इसमें दिमाग लगाना नहीं होता, दिमाग को बंद कर देना होता है। नीचे हो जाओ। पहलवान लोग ऐसे पकड़ के पैर से लात मारते हैं और डिस्क को उखाड़ के कर देते खत्म। अच्छा, तो वो नहीं करना चाहिए। मैं जो बहुत सिंपल पर प्यार से कर, यहाँ के ज्वाइंट के नस चढ़ा होता है, उतर जाता है, बहुत प्यार से होता है, वो करना चाहिए। उसका जबरदस्ती तब तक ताकत दिखाने के लिए, पहलवानी दिखाने के लिए पैर से पकड़ के ऐसा खींचेंगे, ऐसा खींचेंगे, ऐसे लात मारेंगे, बहुत गलत होता है। इधर करवट ले लो, जैसे मैं कर रहा हूँ, ये बहुत प्यार से किया जाता है ये सारी चीज़ें, फिर दिमाग लगाने को लग जाते हो। दोनों हाथ ऐसे बांधो, कोनी पकड़ना, कोनी, उधर देखो दीवार की तरफ, दीवार की तरफ ऐसे घूम के, ताकत मतलब अगर सर रखो ऐसे, अरे लेट जाओ पहले, उधर देखो करते, उधर देखो, इधर जैसे आया, बैठ जाओ। आवाज आया है से, आपको पता नहीं चला। अब चलो, उठो, बैठक लगाओ, एक बार इधर आओ, यहाँ तक आए, हाँ, वापस जाओ, वापस जाइए धीरे धीरे। अब इधर घूम जाओ, अब नीचे बैठो, नहीं नीचे बैठ के चेक करो कहाँ पे दर्द था, कहाँ पे दर्द है, था या है, अभी नहीं है, महसूस नहीं। अब मैं एक्सरसाइज बताता हूँ, ये एक्सरसाइज रोज अपने घर पे करना। तो ये दिक्कत जो पहले से जो भी कुछ अभी तो ठीक बचा कुछ अगर कुछ है अंदर, वो ठीक हो जाएगा, आगे दोबारा कभी दिक्कत नहीं। और दर्शकों को मैं बता दो ताज़ा खबर के माध्यम से, ये जो पर्स जो पीछे रखते हैं ना, पर्स पीछे रख के जब यहाँ पर बैठते हैं, बाइक पे, मोटरसाइकिल, कुर्सी, यहाँ पे नस दबता है, इस वजह से शरीर के अंदर कई बीमारियाँ आता है। तो जब बटुआ जब पीछे ना रख के सामने रखे, मैं इधर मोबाइल रखता हूँ, 3 मोबाइल है मेरा, इधर मोबाइल रखता हूँ और इधर पर्स रखता हूँ। तो जो है पर्स है मोबाइल सामने रखा करें, पीछे ना रखे, ताकि आप बड़े से बड़े बीमारी। मैं एक्सरसाइज करके दिखाऊँ, बहुत नॉर्मल सा, जिनको डिस्क का प्रॉब्लम होता है वो बड़े प्यार से इस एक्सरसाइज को कर लिया करें, और आप लोग जानते भी हो, लेकिन ये है कि करके दिखाना अलग चीज़ होता है जी। जब ये एक्सरसाइज करते हैं ना, दोनों हाथ एक साथ शोल्डर को मूव करना है। ठीक है, मैं देखता हूँ बहुत लोग ना ऐसे पता नहीं कैसे कैसे करते हैं। जी जी, जो अच्छा तरीका वो बता रहा हूँ जी। यहाँ से हाथ को साथ शोल्डर को मूव करके दोनों हाथ जमीन में लगेगा, दोनों हाथ लगेगा, और ऐसे पीछे दीवार को देखना है। ठीक है, यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैं इसे दिखा रहा हूँ। इसको ऐसे करके यह हाथ यहाँ पे लगना चाहिए, ठीक है, यह ऐसे, यह करते रहना चाहिए। 1 2 3, 1 2 3। यह करने से पेट कितनी देर तक करना चाहिए एक सामान्य मनुष्य को? जितना कैपेसिटी है उतना करें, चाहे 1 मिनट करें, चाहे 10 घंटा करें, जितना कैपेसिटी है, जितना समय है, जितना सामर्थ्य करें, नुकसान कुछ नहीं करेगा, फायदा करेगा। बहुत बढ़िया। के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। जैसा कि सभी जानते हैं कि मानसून दिल्ली में आ चुका है, बारिश पिछले 2-3 दिन से लगातार हो रही है। जब बारिश, बड़ा सुहाना मौसम है, 20,000 गाने बन चुके होंगे बारिश के अंदर।
लोग अगर बारिश के समय में रेडियो या एफएम खोल के देखें तो गाने बारिश से संबंधित गीत आ जाते हैं। बारिश बड़ा रोमांटिक मौसम भी माना जाता है, बड़ा खूबसूरत भी माना जाता है, पेड़ हरे भरे हो जाते हैं, साफ सफाई हो जाती है। पर हर अच्छी चीज़ के साथ कुछ ना कुछ बुरा भी होता है, हर नेगेटिव के साथ कुछ पॉजिटिव भी होता है। बारिश आती तो साथ में कुछ एक बीमारियाँ भी ले आती है, नन्हे मुन्ने बच्चों को बीमारियाँ आती है। जो हाई क्लास घरानों के लोग हैं वो आमतौर पे अपने बच्चों को बारिश होते ही भीग ना जाए या परेशान ना हो जाए, उस वजह से एकदम सूखे में ले आते हैं। बच्चों में बारिश की वजह से कई मरतबा गीले हो जाने पे खांसी जुकाम वगैरह आ जाता है। नौजवान लड़का लड़कियों को बारिश में आमतौर पे मुहासे हो जाने या कील मुहासे हो जाने जैसी समस्या उठ पाती है। बड़े बुजुर्गों में सीनियर के अंदर बारिश हो जाने के बाद में आमतौर पे उनका अस्थमा थोड़ा सा डीप हो जाना शुरू होता है। क्या होता है और क्या नहीं होता है, उसका क्या निदान होना चाहिए, इसी मुद्दों पे बात करने के लिए हम मौजूद हैं आज वैद्य उत्तम नाथ जी के पास। नमस्कार। वैद्य उत्तम नाथ जी मेरी अपनी जानकारी में एक जड़ी बूटी एक्सपर्ट, बहुत काबिल विद्वान एक्सपर्ट है और काफ़ी ज्ञान से भरे हुए हैं और लोगों की भलाई के लिए बेचारे काम करते रहते हैं। 10 रुपए की दवा देते हैं और 100 रुपये खर्च करते हैं बेचारे अपने ही पल्ले से लोगों की मदद के। डॉक्टर साहब, ताज़ा खबर चैनल में आपका स्वागत है। सर्वप्रथम ये बताइए कि बारिश में लोगों को किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। नमस्कार, ताज़ा खबर के माध्यम से आप लोगों को एक अच्छा मैसेज देना चाह रहा हूँ मैं आज तक जो भी कुछ मैसेज देता हूँ प्रैक्टिकल, जो मेरे साथ गुजरा हो। मैं आसाम का रहने वाला हूँ। मेरे यहाँ साल में 8 महीना बारिश होता है और हम रोज़ बारिश में नहाते थे। मैं तो नहीं पड़ता था बीमार। अब बांग्लादेश में या फिर असम में या फिर वेस्ट बंगाल में जहाँ पर पानी ज़्यादा है, नदी समुद्र के इलाके में पास में रहने वाले, जापान में जो टापू है उसमें या फिर पूरे विश्व में जितने समुद्र के टापू है उसके किनारे के रहने वाले हैं, वो मछली पालन या मछली पकड़कर वही आहार करते हैं और उसी से वो जीते हैं। वो सारा दिन लगभग ज़्यादातर टाइम जो है पानी में गुजारते हैं। अब एक मछली पकड़ने वाला, मछली के व्यापार करने वाला इंसान कम से कम 8 घंटा रोज जो पानी में होता है, थोड़ा थोड़ा देर के लिए 2-4 मिनट के लिए बाहर निकलता है, 1-1 घंटे के लिए पानी में तैरता भी है, मछली पकड़ता भी है और वो सारा दिन पानी में रहता है। वो तो नहीं रहता बीमार। मेरा कहने का मतलब ये, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव वर्क, पॉजिटिव सब कुछ। हम अपना शरीर को जैसा बनाएंगे वैसे बनेगा। एक मछुआरा अगर 8 घंटा 10 घंटा पानी में रह के बीमार नहीं पड़ता और यहाँ के तो थोड़ा सा बारिश होते ही बच्चों को बोलते बाहर नहीं मत निकलो, बीमार पड़ जाओगे। इसका मतलब यह है कि आप अपना बच्चों के इम्यूनिटी सिस्टम डैमेज कर रखा है कि उसको थोड़ा सा बारिश पड़ते सर्दी जुकाम बुखार सब शुरू हो जाता है। और हम लोग कितना भी बारिश में गिले, बारिश में भीगते हैं, आपका कहना है उनकी रोग प्रतिरोधक शक्ति ज़्यादा मजबूत हो जाती है। बारिश में भीगने का आदत डालना चाहिए, नहलाना चाहिए, उससे कई फायदा है। कई तरह के चर्म रोग नहीं होता, कई तरीके के चर्म रोग नहीं होता। नेचुरल जो बॉडी के अंदर ताजगी होना चाहिए वो होता है। आपने देखे होंगे विदेशों में, मैं कंट्री का नाम याद नहीं है, वहाँ पर धूप निकलने में सरकारी छुट्टियाँ मिलता है और वो धूप में सारा दिन समुद्र के किनारे बगैर कपड़े के होते हैं। बीच में कई देशों में जो है वो समुद्र किनारे जाते हैं, कम से कम कपड़े पहन के समुद्र किनारे लेडीज और जेंट्स होते हैं और वो सारे जो वहाँ पे पिकनिक मनाते हैं कम मतलब नेचुरल तरीके से। अब जंगली लोगों को देखो, और बिल्कुल कपड़े नहीं पहनते हैं और कई पहाड़ों में लोग कपड़े नहीं पहनते हैं, वो पेड़ पौधे के पत्ता आज भी बांध के रहते हैं। नेचुरल सर्दी गर्मी हमेशा वैसे रहते हैं। उनका ताकत और हम जो शहर के रहने वाले, हम लोगों के ताकत में ज़मीन आसमान के फ़र्क है। मैं अपनी बात बताऊं, मैं कमरे में, मैं तो अकेला ही रहता हूं और कमरे में जब भी मैं अकेला होता हूं मेरा दरवाज़ा बंद होते हैं और बहुत ही कम कपड़े में होता हूं, नेचुरल तरीके से रहता हूं। ये बहुत ही गुप्त रास्ता जो मैंने आपको बताया अपना शरीर को एक्टिव रखने के लिए। तो मैं भी नेचुरल तरीके से रहना पसंद करता हूँ। ये इसका मतलब ये नहीं कि नंगा होकर सड़क में घूमने लग जाए, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। हम कुछ देख के जहाँ जिस हालात में जहाँ जिस हिसाब से नेचुरल तरीके से जिएंगे उतना ही अच्छा और बेहतर रहेगा। तो बारिश जब आए उसमें खूब नहाए और नहाने के बाद आप नीचे घर पे आने के बाद आप जो है थोड़ा सा घर के पानी डालें 1-2 मग्गा और आप फिर अच्छे से कपड़ा साफ़ करके शरीर साफ़ करके
कपड़े पहने आपको कोई बीमारी नहीं हो सकता। और शुरुआत में हो भी जाए तो अब दोबारा जब बारिश से फिर ना हो, फिर बारिश से फिर ना हो, 2-4-10 बार जुकाम बुखार होगा, दवाई वगैरह लेंगे ठीक हो जाएंगे। इसका बाद आपका आदत पड़ जाएगा, आप उसका आदी हो जाओगे नेचुरल तरीके से जीने का, तो आपको ये दिक्कतें नहीं आ सकता। और इससे कई फ़ायदा होगा आने वाले टाइम पे जो बदलता मौसम में डेंगू, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, ये सारा बीमारियाँ नहीं हो सकता। तो नेचुरल तरीके से जीना चाहें। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लड़के लड़कियां इस बात की शिकायत करते हैं कि बारिश में जो मॉइस्चराइजर पैदा हो जाता है, जो रुखाई सी पैदा हो जाती है, उस वजह से उनकी त्वचा स्किन पे कुछ छोटी मोटी फुंसियां और इस टाइप की चीजें निकलने लगती हैं। तो उस पर आप क्या कहेंगे, क्या दवा लेनी चाहिए? वो बीमारी नहीं है, वो बीमारी को निकालता है। अच्छा। क्योंकि क्रीम पाउडर यूज करने की वजह हमारे स्किन के अंदर जो डस्ट जमे हुए होते हैं, और जब बारिश का नेचुरल वाटर जो पानी जो हमारा शरीर के अंदर जाता है उसको धोता सफाई करता है। तो नेचुरल हमारा शरीर नेचुरल है, प्राकृतिक है, और प्राकृतिक जो हमारा शरीर को टच होता है उस बीच में जितना गंदगी होता है, जितना डस्ट होता है, उसको निकालने के लिए प्रोसेस में आता है। वो जो कील वहाँ से निकलते हैं और गंदगी निकलता है, उसको निकलना चाहिए, उसको लोग कहते क्रीम लेकर उसको दबा देते ताकि 2-4-10-20 साल में उसको कई भयंकर बड़ी बीमारी के रूप में आगे निकल सकता है। तो ये ऐसे नेचुरल तरीके से जिए, इसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, बुजुर्गों को आमतौर पे शिकायत रहती है कि बारिश के मौसम में जब मौसम में थोड़ी मॉइस्चराइजेशन हो जाता है तो उनका अस्थमा बढ़ जाता है, घट जाता है, तो उसमें क्या करना चाहिए? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ताज़ा खबर के माध्यम से मैं छोटा सा मैसेज और अच्छा मैसेज देना चाहूँगा। हमारे फेफड़े के अंदर जो सेल्स होते हैं, वो कोशिकाएं होते हैं, वो इतना लाखों करोड़ अरबों सेल्स मतलब कोशिकाएं मिलकर बना हुआ है कि उसको अगर इकट्ठा एक साथ मिला दिया जाए तो 88 किलोमीटर ग्राउंड को ढका जा सकता है। उस बीच में जिसको फुसफुस बोलते हैं, फेफड़ा बोलते हैं, बहुत सारा अलग अलग नाम है, उसका बीच में ऑक्सीजन पास आउट होता है, ये प्रोसेस में होता है। तो उसके अंदर जो बलगम होता है, वो जो बलगम होता है वो सीलन होता है। अब जब बलगम जब सूखे हुए हैं उसमें पानी टच होने से वो फूल जाता है। जैसे कि एक रोटी है, जैसे का मैदे का रोटी या फिर गेहूं का रोटी बना के खाते हैं, जो रोटी को बना कर रखते हो तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब रोटी को निकाल के आप कोई टेबल पर रख देते हैं और वो भूल जाते हैं और उसमें 10-20-50 बूंद पानी गिर जाता है, उस रोटी का जो हालात है फूल कर इतना बेकार या भद्दा हो जाता है, वो खाने लायक बिल्कुल नहीं होता। तो इसी तरह जो बलगम होता है हमारे फेफड़े के अंदर, वो सूखे हुए चिपके हुए होते हैं, और जब उसमें नमी युक्त जो सांस लेते हैं उसमें नमी होता है, उसमें पानी टच होने के बाद वो फूल जाता है, और फूलने के वजह बारीक छेद है सांस लेने वाले, उसमें रुकावट पैदा करता है, अवरोधक पैदा करता है, ऑक्सीजन पास नहीं हो पाता, इसीलिए उनको सांस लेने में दिक्कत होता है। और जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर जो पंप देते हैं, पंप मारते प्रेशर हुआ, केमिकल प्रेशर हुआ, और वो जो बलगम है वो सुखड़ जाता है, थोड़ा जल सा जाता है जो भी हो कि प्रोसेस में, फिर वो छेद जो खुल जाता है, सांस लेने में उनका आराम हो जाता है। तो ये फैक्ट है। लेकिन उससे पहले कि हम लोग अक्सर क्या करते हैं, बीमार पड़ने के बाद अपना इलाज कराते हैं। क्यों ना हम बीमार पड़ने से पहले अपने आप को प्रोटेक्ट कर लें, जैसे कि पहले से योग प्राणायाम शुरू कर दें ताकि आप बीमार ना पड़ो। जैसे मैं करता हूँ, 44 मेरा प्लस होने वाला है, आपके सामने हूँ, और इसके बाद डॉक्टर साहब 44 प्लस का कहीं दिखाई नहीं दे। नए शर्ट उतारूंगा तो 20 साल का हूँ, कोई भी बच्चा आ जाए 20 साल का बच्चा मेरे साथ खड़ा हो जाए। एक तो योग प्राणायाम करे ताकि वो बढ़ता उम्र के साथ साथ शरीर ढले ना। दूसरा चीज़, बीमार पड़ने से पहले आयुर्वेद पहले से यूज कर ले। जैसे मैं करता हूँ, मैं दिखा भी सकता हूँ, मेरे पास यहाँ पर औषधियाँ रखा होता है, मेरे आँखों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये आई ड्रॉप है, मैं आई ड्रॉप यूज करता हूँ। मुझे किडनी के कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बीमारी नहीं है, और मैं निकाल के दिखा सकता हूँ, टैबलेट में आयुर्वेद में यूज करता हूँ। तो लोग यूज करते हैं बीमार होने के बाद, मैं आयुर्वेद यूज करता हूँ बीमार ना होने के लिए। तो ये बात बहुत समझने के लिए है, क्यों ना हम पहले प्रोटेक्ट अपने आप को कर ले, योग प्राणायाम करें, आयुर्वेद यूज करें। आजकल बहुत सारे कंपनियां भी आजकल मार्केट में आ रहा है, वो आप लोग खुद ही अपने चॉइस को देख सकते हो। अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए और पहले ही अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए लेना क्या चाहिए, क्या दवा होनी चाहिए? आयुर्वेदिक जड़ी बूटी द्वारा जो भी प्रोडक्ट मिले, बीमार हो चाहे ना हो, सारे प्रोडक्ट लेता रहे
एक खत्म होने और दूसरा खत्म, तीसरा बीमार हो चाहे ना हो, आयुर्वेदिक जड़ी बूटी कोई भी ले सकते हो, कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई नुकसान नहीं। लेकिन किसी के सलाह से या गिलोय का रस टाइप या किस टाइप की जो भी। जैसे कि गिलोय हुआ, इसके बाद चिरौता, नीम का पत्ते, इसके बाद दूधिया का पेड़, इसके बाद आकड़ा के फूलों के रस, इसके बाद मतलब ना विभिन्न तरीका, शीशम का पत्ते, बहुत सारे दुनिया भर के जो, इसका बाद सेमल का फूल, और हर सीजन में जो सीजनेबल जो फल सब्जियां होती है, लेते रहने से शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति काफी बढ़ जाती है। और मैं तो ये सजेस्ट करूंगा जो फिजिकल ट्रेनर है, जैसे कि मैं हूँ फिजिकल ट्रेनर, मार्शल आर्ट भी सिखाता हूँ, योगा भी सिखाता हूँ, कराटे सिखाता हूँ, लाठी चाकू तलवार सबको चलाना चाहिए, ओपन रोड फाइट, जिम्नास्टिक, ये सारी चीज़ सिखाता हूँ। तो किसी ना किसी का आप संपर्क में रहना चाहिए, कोई योगा सिखा तो उसका संपर्क में रहना चाहिए, जिसको जड़ी बूटी के बारे में नॉलेज उसके संपर्क में रहना चाहिए। लेकिन आप तो वीडियो गेम में लगे रहते हो, टाइम पास करने के चक्कर में लगे रहते हो, उल्टे सीधे फिल्में देखने में लगे रहते हो। तो हिंदुस्तान की एक कहावत है, एक छोटी सी कहानी मेरे सामने आया था। लोगों ने मुझसे ये पूछवाया है आपके से कि जिन लोगों को बवासीर है वो क्या क्या दवा इस्तेमाल करेंगे दूर हो जाए। बवासीर के लिए क्या इस्तेमाल करें दूर हो जाए वो बाद में बताऊंगा, पहले क्या इस्तेमाल ना करें बताऊंगा। लाल मिर्च लाइफ टाइम ज़िंदगी भर के लिए खाना बंद कर दे, कितना भी ठीक हो जाए, कितना भी ऑपरेशन करा ले, जहाँ लाल मिर्च खाएगा वहीं होगा। हिंदुस्तानियों के लिए लाल मिर्च है ही नहीं। हिंदुस्तान के लोगों के लिए जो पेट जो बने हुए हैं, जो लीवर है हमारे, वो सिर्फ हरी मिर्च को एक्सेप्ट करता है। और ये जो लाल मिर्च खाना, ये अरबिया कंट्री से, जो हिंदुस्तान से बाहर से लोग आए थे, उनके पास हरी मिर्च होते नहीं थे, इसे मिर्च को सुखा के खाते थे। वो लाल मिर्च विदेशियों के लिए है, हम हिंदुस्तानी के लिए हरी मिर्च मौजूद है, हर जगह मिलता है। तो लाल मिर्च जो आपका अंदर सिस्टम में है ही नहीं, तो आप खाते जबरदस्ती से पचाने की कोशिश करते हो तो बीमार पड़े। बिल्कुल नहीं, लाल मिर्च बिल्कुल नहीं। लाल मिर्च आपको नुकसान करेगा, हरी मिर्च आपका शरीर का दर्द का ख़त्म करता है। हरी मिर्च चबा के खाने से शरीर में बॉडी पेन होता है, उसमें काफ़ी राहत देता है, इसलिए हरी मिर्च ही खाना चाहिए। अच्छा, और बवासीर के लिए बता दूं, खड़े आप और क्या दवा दे सकते हैं? आप बहुत से मरीज आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, तो आप बताइए कि मैं औषधि देता हूँ। ऑपरेशन का बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बिल्कुल ठीक रहेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन उसने जहाँ खड़े होकर पानी पिया, बाहर के खाना खाए और लाल मिर्च पेट के अंदर गया, उसको दोबारा हो जाएगा। परहेज के अलावा आपकी दवा लेनी है तो बाहर का खाना नहीं खाना है, लाल मिर्च नहीं खानी है, और खड़े होकर पानी नहीं, चाहे मुझसे ट्रीटमेंट करवाए, चाहे कहीं और से कहीं से भी इलाज करवाए, किसी भी पूरे दुनिया किसी का हाकिम वैसे इलाज कराए, बवासीर पेशेंट अगर लाल मिर्च खाएगा, बाहर का खाना खाएगा, खड़े होकर पानी पिएगा, उसको दोबारा होगा, चाहे 100 बार ऑपरेशन करा ले, चाहे 100 बार इलाज करा ले, बिना परहेज को कभी ठीक नहीं हो सकता। और अस्थमा पेशेंट, वो भी ठीक होने के बाद जब तक वो परहेज नहीं करे ठीक नहीं हो सकता। जिसका डिस्क प्रॉब्लम है, ठीक होने के बाद जब तक कोई एक्सरसाइज नहीं करेगा वो कभी ठीक नहीं रह सकता। सर्वाइकल माइग्रेन, उसको मैं ठीक कर देता हूँ, हज़ारों लोग ठीक कर चुका हूँ, लेकिन ठीक होने के बाद गर्दन का जो एक्सरसाइज बताता हूँ, अगर वो नहीं करेगा उसको दोबारा होगा। मतलब जो व्यक्ति बीमार होगा उससे रिलेटेड जो उसका एक्सरसाइज होगा, उसका परहेज जो करना होगा, नहीं तो दोबारा हो जाएगा। डॉक्टर साहब, बहुत से लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं हमारे द्वारा आपसे कि घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, उससे वो बड़े परेशान है, उसके लिए क्या करना चाहिए? घुटने का, जोड़ों का दर्द मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं आपको प्रूफ और सबूत अभी दोबारा दे रहा हूँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपना घुटने का ऑपरेशन कराने के बाद खड़े नहीं हो पाए, कुर्सी में हमेशा के लिए बैठ गए। अमेरिका के दुनिया का सबसे महंगा डॉक्टर अमेरिका से मंगवाए थे, हवाई जहाज भेज के, वो वहीं गए थे। तो वहाँ जाके उन्होंने दुनिया का सबसे महंगा डॉक्टर से अपना घुटने का ऑपरेशन कराया, दुनिया का सबसे महंगा घुटना अपने घुटने में लगाया, और घुटने में दुनिया का इतने पैसे खर्च करने के बाद दोबारा कभी खड़े नहीं हुए। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री अरबों रुपए खर्च करने के बाद, करोड़ों खर्च करने के बाद, ऑपरेशन करने के बाद घुटने कभी खड़े नहीं हुए, तो कौन गारंटी लेगा कि घुटने का ऑपरेशन होने के बाद वो सक्सेस होगा? मैं तो 100% क्रॉस करता हूँ कि घुटने का ऑपरेशन 100% सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन आयुर्वेद औषधि द्वारा 100% ठीक हो सकता है। घुटना जो खराब होता है, खराब नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, उसका जो ग्रीस है ख़त्म कभी नहीं होता, वो सूख जाता है। उसका सूखने का कारण लीवर के फंक्शन डैमेज होने की वजह से।